गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मेरा नाम इति गौतम है। आप सभी का टीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मैनेजमेंट का जो पेपर कोड 17 है, यूजीसी नेट के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपका पेपर कोड 17 मैनेजमेंट। उसमें हमने यूनिट 1 में कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए थे, क्योंकि मैनेजमेंट आपका प्योर मैनेजमेंट का पेपर नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स के यानी अर्थशास्त्र के कुछ ना कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स आपके आते रहते हैं। तो यूनिट 1 में हमने अभी तक जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, उनसे रेफर करिएगा। तो हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे डिमांड, उसकी इलास्टिसिटी, फिर हमने टॉपिक डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस, और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर इनडिफरेंस कर्व। उसमें कितने तरीके के इनडिफरेंस कर्व होते हैं, और एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें जो हमने ऐड ऑन किया था खुद से, जो आपके उसमें नहीं दिया था लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐड ऑन किया था, वो था आपका बजट लाइन। आशा करती हूँ कि आपको प्रीवियस क्लासेस के जो भी कंटेंट है वो समझ में आया होगा। तो बिना देर करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक होने वाला है इन्फ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन? व्हाट इज इन्फ्लेशन? डिफरेंस फ्रॉम हाई प्राइसेस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज फ्रॉम इन्फ्लेशन, कॉजेज फॉर या ऑफ इन्फ्लेशन, या फिर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब आपका जो इन्फ्लेशन टॉपिक होता है उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ एक टॉपिक लिखा रहता है इन्फ्लेशन, उसके आगे या पीछे का हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। लेकिन हमें अगर पता होगा कंटेंट, इनसाइड कंटेंट हमें पता होगा, तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वरना तो मैं आपको पढ़ाती हुई आगे चलूंगी। तो चलिए बिना देर करते हुए पहला टॉपिक इन्फ्लेशन के अंदर का जो कंटेंट होता है उसको डिस्कस करते हैं। क्या था आपका? व्हाट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेशन मतलब एक जनरल भाषा में कहें तो जब आप ऐसे सुनते होंगे या फिर अपने कभी सोसाइटी में या फिर अपने कलीग्स के साथ आप लोग बैठ के जब चर्चा करते होंगे, तो लोग आपने अक्सर सुना होगा, कहते होंगे कि महंगाई बहुत है। भाई महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई आसमान छू रही है, अब तो कुछ खरीदने का मन ही नहीं करता क्योंकि चीज सामान इतनी महंगी हो गई है, हम इस महंगाई की मार से ही परेशान है। ऐसे कंटेक्स्ट आपने हमेशा सुने होंगे। तो ये जो महंगाई की बातें अक्सर एक इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल करते रहते हैं, एक चाय पे चर्चा करके जो आप लोग बैठते हैं, जो चाय पे चर्चा का आपका मुद्दा होता है वो आपकी महंगाई ही होता है। तो ये जो महंगाई की हम और आप बात करते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है? आपका इन्फ्लेशन है। इसको आप हिंदी में महंगाई दर ही कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझना चाहें तो महंगाई दर और इन्फ्लेशन मतलब इसको जनरल भाषा में लोग महंगाई दर कहते हैं, लेकिन अगर इसका हम अच्छे से ठीक से डिफरेंशिएशन करें या फिर एनालिसिस करें तो ये महंगाई दर किसी एक कमोडिटी की नहीं है। मतलब अगर आज आप जैसे आप रोज चाय पीते थे, आज पहले चाय आपकी 5 रुपए की मिलती थी और अब 10 रुपए की मिल गई है, तो आप इसे नहीं कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन है। बिल्कुल महंगा हुआ है, सामान आपका कमोडिटी महंगी हुई है, लेकिन आप इसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि समझते हैं इन्फ्लेशन आपका होता है सस्टेन्ड rise in prices। sustained rise in prices मतलब ऐसी जो महंगाई है जो लंबे समय तक चली आ रही है, काफी कंटिन्यूअस है, सस्टेन्ड है, मतलब मार्केट में बनी हुई है। ये नहीं है कि मौसम बदला तो वो महंगाई हो गई। जैसे चाय का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि चाय, जब जो चाय के टपरी वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है कि चाय सस्ती हो जाती है कंपैरेटिवली। लेकिन वहीं जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो आपके ऑफिस के बाहर, आपके कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर, कोचिंग के बाहर, जहाँ पे भी आप रहते हो वहां पे आपने देखा होगा चाय का एक पूरा स्टॉल लगा रहता है और काफी भीड़ रहती है। खासतौर से उन ठंडियों में जिसमें वो कड़ाके वाली ठंडी पड़ रही, कोहरा पड़ रहा है, उन ठंडियों के मौसम में चाय का प्राइस बढ़ जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, इसको आप कहते हैं कि चाय का दाम बढ़ गया है।
ये इन्फ्लेशन की कैटेगरी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है, सस्टेन्ड, कंटिन्यूअस, मतलब एक लंबे अंतराल तक प्राइसेस बढ़े ही हुए हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है, उसमें कुछ घट नहीं रहा है उनके प्राइसेस में, इनफैक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको आप दर्जा देते हैं किसका, इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, इन्फ्लेशन होता है सस्टेन्ड राइज इन प्राइसेस। ठीक, ये आपके कंटिन्यूअस होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई महंगाई दर में डिफरेंस समझ में आए। persistent rise in प्राइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है सस्टेन, कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट, मतलब तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझिए। सस्टेन मतलब अभी मैंने आपको बताया कि वो महंगाई एक लेवल पे जाके रुकी हुई है या फिर उम्मीद है कि वो आगे भी बढ़ सकती है। कंटिन्यूअस मतलब बढ़ती ही जा रही है, मैंने बताया कि अगर अभी चाय 5 रुपए की है, ठंडियां चल रही हैं, ठंडियों का महीना कुछ आपका वही नवंबर से हम मान के चले, अगर इंडिया में है नवंबर से आपकी ठंडियां, अच्छी खासी ठंडियां शुरू होती हैं, धीरे धीरे चाय के प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं, एक कप चाय 5 रुपए की, फिर 6 रुपए की, फिर 8 रुपए की, फिर ऐसे ऐसे करते करते जब तक वो करीबन 20 या 25 रुपए की पर कुल्हड़ चाय नहीं पहुंच जाती है, आप उसको कंटिन्यूअस ही कहेंगे, मतलब वो बढ़ रही है, फिर 25 रुपए पर आके वो क्या हो गई, रुक गई, मतलब सस्टेन हो गई, उस लेवल को उसने अचीव कर लिया। और परसिस्टेंट मतलब वही, सस्टेन और परसिस्टेंट एक दो वर्ड्स हैं, आपस में इंटरचेंज करके भी यूज कर सकते हैं और इसकी डेफिनेशन में तो खैर आते ही हैं कि परसिस्टेंट राइज इन प्राइस मतलब एक टाइम पर बढ़े ही जा रहा है प्राइस, उसमें कमी नहीं हो रही है। और क्या है, मतलब राइज इन प्राइसेस, यहाँ पे देखिए ये राइज इन प्राइसेस आपका कांस्टेंट है। इन्फ्लेशन मतलब होता है सस्टेन्ड, परसिस्टेंट, कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। इसमें ये नहीं है कि एक टाइम पर आपने देखा कि चाय के प्राइस बढ़े, फिर दूसरे टाइम पर देखा चाय के प्राइसेस घट गए क्योंकि गर्मी आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल का जो क्या कहते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी होती है, लैपटॉप वगैरह होते हैं, आपने इसमें देखा होगा कि जब बजट आता है तो कई बार इसमें होता है, जैसे अभी कल ही आपका बजट आया है, सॉरी 1 फरवरी को आपका बजट आता है, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है क्या महंगा हुआ, 2 कॉलम बने रहते हैं, अगर आपने बजट को ठीक से देखा होगा 2 कॉलम बने रहते हैं, उसमें एक तरफ लिखा होता है क्या महंगा हुआ और फिर क्या सस्ता हुआ। तो जो अक्सर महंगा हुआ वाले कॉलम में आप हमेशा देखते होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या फिर जो आपके अप्लायंसेस हैं या फिर जो आपके फैशन गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं, ये आप हमेशा महंगा हुआ में देखते हैं। अगर आप पिछले 2 वर्षों का बजट उठा के देखें तो जो आपके ऐसे 2 कॉलम बने रहते हैं, अगर किसी ने बजट नहीं देखा है तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ बजट देखिए, महंगा हुआ और ये सस्ता हुआ। तो यहाँ पे जो भी आपकी कमोडिटीज़ लिखी रहती हैं या फिर बनी रहती हैं, जो महंगे हुए के कॉलम में आती हैं, इसी से हम समझते हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट क्या जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये सस्टेन इंक्रीज है, मतलब ये इस साल तो बढ़ा ही था, पिछले साल भी इसके प्राइसेस बढ़े थे और हो सकता हो उसके पिछले साल भी इसके प्राइसेस बढ़े हो। वहीं सस्ता हुआ में आप देख सकते हैं अनाज आपका है, गेहूं, चावल, दाल, जो भी है, प्याज, टमाटर, जो भी है, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, सस्ते हुए वाली कमोडिटीज में आ जाते हैं। तो मतलब की बात यह है कि जो आपके सस्टेन मतलब लगातार बढ़ते हुए जो प्राइसेस हैं किसी कमोडिटीज ये के या फिर किसी गुड्स के, ये आपके क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं आपका इन्फ्लेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, इसको पहले मैं रब कर दूं तब।
थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिया कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, अभी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। हमारा जो दूसरा सब टॉपिक था वो है आपका डिफरेंस फ्रॉम हाई प्राइसेस। ये मैंने आपको बातों बातों में ही समझाया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। ये हाई प्राइसेस से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है आपको, ये तीन जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं ये आपको अलग करते हैं किससे, हाई प्राइसेस से। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि हाई प्राइसेस का मतलब यह है कि प्राइस एक बार हाई गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि सीजन चेंज होने पर या फिर मार्केट में कुछ इनस्टेबिलिटी या फिर स्टेबिलिटी होने पर या फिर डिमांड सप्लाई का कुछ ऊपर नीचे होने पर आपके प्राइसेस वापस से कांस्टेंट आएंगे। एग्जांपल मैंने आपको चाय का दिया था, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल आप अगर सोच सकते हैं तो प्लीज़ क्लास के साथ शेयर करिएगा, लेकिन मेरी राय में चाय से अच्छा एग्जांपल और नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका मौसम बदलता है चाय की डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। अब मेरे से ये मत बोलिएगा कि मैम हम तो चाय लवर हैं, हम तो चाय ही पीते रहते हैं, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो चाय तो मैम कांस्टेंट है। जी बिल्कुल, चाय आपके लिए कांस्टेंट होती है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डिमांड और सप्लाई की जब हम अलग से जब चर्चा करते हैं तो उसमें हम चाय का जब एग्जाम्पल लेते हैं तो चाय एक ऐसी कमोडिटी है जो आपके सीजन के साथ चेंज होती रहती है, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई भी आपके सीजन के साथ चेंज होती रहती है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो चाय के जो बागान होते हैं उसमें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो कुछ अलग तरीके से काम करते हैं, उनको ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बहुत ही सटल क्लाइमेट चाहिए होता है, तो इसलिए आपकी चाय की सप्लाई भी अफेक्ट करती है। मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रही, मैं आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी समझा रही हूँ। और इन्फ्लेशन मैंने अभी आपको बताया कि कंसिस्टेंट अगर प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, दर साल आपके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और हाई प्राइसेस में डिफरेंस क्लियर है? ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं। टॉपिक दूसरा नहीं लेते हैं, इसमें एक चीज और आपको समझा दूं कि इन्फ्लेशन आखिर आता क्यों है। मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है, लेकिन एक जो बेसिक कॉज है कि इन्फ्लेशन मैम आखिर आता क्यों है। मतलब अगर हमसे कोई पूछ ले या कभी वाइवा वगैरह में पूछा जाए कि अच्छा बताओ इन्फ्लेशन के बहुत सारे कॉजेज होते हैं कि गवर्नमेंट की प्राइसेस होती है, स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, नहीं, एक हमें सीधा सा मोटा सा रीजन बताओ कि आखिर इन्फ्लेशन आता क्यों है। तो वो सीधा सा मोटा सा आंसर जो आपको एक पता होना चाहिए, एक लेमैन लैंग्वेज में जो आपको पता होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, सॉरी उसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ कि डिस इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या, डिमांड एंड डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है तो आपने डिमांड और सप्लाई तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने डिमांड और सप्लाई पढ़ा है तो आपने एक कंसेप्ट भी पढ़ा होगा जिसको हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्या होता है ये आपकी डिमांड, मैंने आपको बताया था जब डिमांड टॉपिक पढ़ा रही थी, डिमांड कर्व आपका हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व आपका हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है, कौन सा पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। ये जो पॉइंट आपका मिल रहा है जहां पे डिमांड और सप्लाई आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई, याद रखिएगा डिमांड और सप्लाई आपकी इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम का
पॉइंट, मतलब मध्यस्थता आती है डिमांड और सप्लाई में, मतलब डिमांड जितनी है उतनी ही प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो वो होता है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम की, मतलब सप्लाई और डिमांड में कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। कैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब डिमांड आपकी ज्यादा है लेकिन सप्लाई आपकी कम है, या फिर सप्लाई आपकी ज्यादा है डिमांड आपकी कम है। ठीक है, जैसा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि पहले के कंपैरिजन में बात करें तो पहले गेहूं की डिमांड ज्यादा होती थी। कहते थे ना कि हमें वाइट ब्रेड हमें नाश्ता करना है वाइट ब्रेड का। तो ये जो वाइट ब्रेड का कंसेप्ट चला था, ये आपका ब्रिटिशर्स के टाइम से चला था। तो लोगों को क्या था, एक क्या कहते हैं, कीड़ा पैदा हो गया था मन में कि हमें नाश्ता करना है वाइट ब्रेड का विद बटर, वाइट ब्रेड विद बटर, जैम हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, मतलब जब वो चलन चला था तब उसकी क्या थी, डिमांड थोड़ी सी ज्यादा थी, सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अब क्या ट्रेंड है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो सप्लाई और डिमांड है ये भी आपके ट्रेंड से डिफर करते हैं। मैंने आपको अच्छी तरीके से डिमांड टॉपिक्स में पढ़ाया था कि कौन से फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आपको अगर क्लास नहीं है याद है तो आप प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिएगा। अब हम बात करते हैं, अब आपका चलन चला है मल्टीग्रेन ब्रेड का या फिर ब्राउन ब्रेड का। ठीक है, अब ये मल्टीग्रेन ब्रेड क्या होती है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब जो होल व्हीट होते हैं ना, ये जो क्या कहते हैं, मोटे अनाज, जिनको आप हिंदी में कहते हो, जो मोटे अनाज होते हैं, इनको कंबाइन करके, इनको ग्राइंड करके एक ब्रेड बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं होल ग्रेन ब्रेड। क्या कहते हैं, होल ग्रेन ब्रेड। ठीक है, अब इसका ट्रेंड ज्यादा है मार्केट में। अब देखिए मार्केट में ट्रेंड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो होल ग्रेन अनाज है, ये आपके आसमान से तो आते नहीं, इनको कौन उगाता है, फार्मर्स उगाते हैं। उगाने के लिए आपको चाहिए एक लैंड चाहिए, फिर आपको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए। तो होता क्या है कि मान लीजिए अब इसकी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, अभी क्या है, सप्लाई इसकी, सॉरी हम इसको यहाँ पे मान लेते हैं, इसकी सप्लाई कम है। ठीक है, मार्केट में इसकी सप्लाई कम है क्योंकि इनको उगाने के लिए आपको अच्छी खासी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, इनको अच्छा खासा क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं मेन्योर चाहिए। इनको बहुत, जो इनके प्लांट्स होते हैं इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है किसका, मौसम का। मतलब अगर पाला गिर गया या फिर किसी दिन बिन मौसम बरसात हो गई तो इन सारे फसलों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है इनकी सप्लाई कम रहती है लेकिन मार्केट में इनकी डिमांड अक्सर ज़्यादा रहती है। तो जब ये दोनों में से कोई एक इंस्टेंस होता है तो आपका क्या बनता है, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अभी मैंने समझाया डिमांड ज्यादा या फिर सप्लाई कम या फिर वाइसा वर्सा। जब ये होता है तब मार्केट में आपका इन्फ्लेशन आना शुरू करता है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए एप्पल्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए एप्पल्स है, ठीक है, अब इनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन क्या, सप्लाई कम है। अब एक कंज्यूमर है मान लीजिए एक्स और एक कंज्यूमर है मान लीजिए वाई। ठीक है, जो बेचने वाला है उसने कहा कि मैं इसको 50 रुपए में बेचता हूं, एप्पल्स को उसने कहा कि मैं 50 रुपए में बेचता हूं। लेकिन क्या, अब जो वाई कंज्यूमर है उसने कहा भाई मेरे पास तो 50 रुपए नहीं है, 45 रुपए में बेचना हो तो बेचो। वो कहता है नहीं नहीं हम सिर्फ 50 रुपए में ही बेचेंगे। या फिर उसने देखा कि भाई एक और कंज्यूमर ले लेते हैं मान लीजिए जेड, अब उसने देखा भाई कंज्यूमर तो ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो हो सकता है वो 50 रुपए से लेके इसका थोड़ा और बढ़ा दे, मान लीजिए 60 रुपए कर दे। ठीक है, क्या कर रहा है, मतलब वो देख रहा है ना, जिसको कहते हैं मौके का फायदा उठाना। भाई देख लेता है आदमी कि भाई हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं खरीदार ज्यादा है लेकिन सामान तो मार्केट में कम है, वो क्या करेगा, प्राइस धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा। अब एक्स वाई जेड में से जिसके पास क्या होगी, परचेजिंग पावर होगी या फिर एबिलिटी टू परचेज होगा, जैसे कि उसने मान लीजिए 60 रुपए कर दिया। ठीक है, अब एक्स और वाई के पास 60 रुपए तो थे नहीं, उनके पास 60 रुपए नहीं थे, जेड के पास थे मान लीजिए 70 रुपए। ठीक है, मान लीजिए जेड के पास थे 70 रुपए, उसने तुरंत से वो चीज खरीद ली। अब हुआ क्या, जिसके पास परचेजिंग पावर थी उसने तुरंत से मार्केट को कैप्चर किया, जो भी उसको सामान चाहिए था उसने खरीद लिया। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड किससे बैकअप हुई थी, उसकी इनकम से बैकअप हुई थी। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आ गया।
जब डिमांड और सप्लाई के बीच में कुछ भी गैप आएगा, चाहे सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, या फिर वाइस वर्सा केस हो, तो क्या आता है, आपका डिसइक्विलिब्रियम आता है, और उससे क्या पैदा होता है, आपका इन्फ्लेशन पैदा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। अभी मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन क्यों कॉज होता है। एक बड़ा सा बेसिक रीजन मैंने आपको बता दिया कि डिमांड और सप्लाई में जो भी इंटरचेंज होता है या फिर जो भी अस्थिरता आती है आपकी डिमांड और सप्लाई में, उससे क्या कॉज होता है, आपका इन्फ्लेशन कॉज होता है। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, अगर आपको याद आएगा तो प्लीज बताइएगा, आपने पढ़ा होगा ये डायग्राम। ये हमने क्लास, जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा होगा इकोनॉमिक्स कॉमर्स का, तो उसने ये डायग्राम जरूर पढ़ा होगा। याद आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता था हमारी बुक्स में जब हम इन्फ्लेशन पढ़ते थे स्कूल्स में, या फिर आपने अगर ग्रेजुएशन में आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ये डायग्राम है आपका जो दर्शाता है, ये कोई कर्व नहीं है, ये आपका डायग्राम दर्शाता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं इस पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी या फिर इसमें कुछ भी कंटेंट लिख दूंगी, तब आपको तुरंत से दिमाग में क्या आने लगेगा, याद आने लगेगा जब आपने पढ़ा था इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस पे, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, नेमिंग कर देते हैं इसकी, क्रीपिंग क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलपिंग। याद आ रहा है? आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग या फिर गैलपिंग। गैलपिंग का एक और भी नाम होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बेसिक से इन्फ्लेशन जो आप पढ़ते आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो यही 4 तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और गैलपिंग। अब इनको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, पहले तो बताइए क्रीपिंग वर्ड का मतलब पता है? जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपने अक्सर अपने घर में एक प्लांट देखा होगा, आपके मदर अगर गार्डनिंग का उनको शौक है तो आपने एक प्लांट देखा होगा जिसको आप कहते हैं मनी प्लांट या फिर पैसे का पौधा जिसको आप कहते हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, एक क्रीपिंग प्लांट है। क्रीपिंग का मतलब आपको ऐसे याद आ जाएगा, ये जो बेल बनती है, ये जो लताएं बनती हैं, ये क्या होती हैं, ये आपकी क्रीपर्स होती हैं। मतलब ये वो प्लांट्स होते हैं जो जिनकी स्टेम्स या फिर जो भी इनकी क्या कहते हैं शाखाएं होती हैं, स्टेम्स ही कहेंगे, ये बिना किसी बैलेंस के अपने आप नहीं चल पाती हैं। मतलब अगर आपके घर में मान लीजिए ये एक प्लांट लगा है और ये एक क्रीपिंग प्लांट है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक दूसरा पौधा लगा है, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, तो इसकी जो शाखाएं होती हैं वो धीरे धीरे इस पेड़ की टहनी पे अपने आप को लिपटा लेती हैं, क्योंकि ये बिना बैलेंस के नहीं चल पाते हैं। देखिए कैसे आपकी साइंस भी रिलेट होती जाती है आपके कंसेप्ट्स में। तो मतलब यही है कि कोई कंसेप्ट आपको ऐसे इंडिविजुअल तरीके से नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा कॉमर्स, थोड़ा सा अकाउंट्स, ऐसे ऐसे करके आपका सिलेबस आपका चलता रहेगा। तो इससे एकदम भी सेक्लूडेड नहीं होना है, थोड़ा सा पढ़ते रहना है, ठीक है। तो क्रीपिंग मतलब यही होता है, क्रीपर्स प्लांट वही प्लांट होते हैं जो बिना किसी सहायता के नहीं चल पाते हैं,
और अगर उनके बगल में कोई एक चीज है, चाहे वो दूसरा पौधा हो या फिर एक डंडी का टुकड़ा हो, वो उसकी शाखा पे अपने आप को लपेट लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। इनको डेकोरेशन पर्पज से भी यूज किया जाता है, आपने घरों में देखा होगा। तो ये हो गई आपकी क्रीपिंग। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्रीपिंग का मतलब क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये जो बेल होती है, जो लताएं होती हैं, ये एक रात में नहीं बढ़ जाती। मतलब आज देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा होगा, फिर 2-3 दिन बाद देखेंगे तो थोड़ा सा, और फिर ऐसे ऐसे करते देखेंगे तो फिर वो पूरा जो टहनी है वही आपका किससे, मनी प्लांट के क्रीपर से ही वो लद जाता है। ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है, एक रात का प्रोसेस नहीं है। तो ये क्रीपिंग वर्ड जो आया है ये आपके उसी क्रीपर से आया है। मतलब एक ऐसा इन्फ्लेशन जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मतलब अगर 100% में से काउंट करें तो ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो फिर 2 या 3% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो उसको कहा जाएगा आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई आई तो जरूर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपकी आम जनता एकदम हाइपर हो जाए, सरकार को गालियां देने लगे, या फिर लोग बेरोजगारी के मारे सुसाइड करने लगे। मतलब ऐसी कोई एकदम एक्सट्रीम स्थिति नहीं आती है इस इन्फ्लेशन के आने पर। नाम इसका क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब बहुत धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ चलता है। इसका रेट अमूमन आपका होता है 2 से 3%। क्या होता है इसका रेट, 2 से 3%। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो चलता है वो आपका होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पे चाहिएगा तो लिख लीजिएगा 2 से 3%। ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बना के दिया है ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ना पड़े, डायग्राम देखा और आगे बढ़ गए। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी ये डायग्राम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ में आ गया। ठीक, चलिए दूसरा क्या था हमने पढ़ा था, रनिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग या फिर हाँ वॉकिंग इन्फ्लेशन था, दूसरा क्या था, वॉकिंग। अब वॉकिंग तो सबको पता है, नॉर्मल एक चलने वाली चाल जिसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। क्या नाम होता है इसका, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में ये नाम नहीं आया, ये नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए। इसका रेट क्या होता है, इसका रेट होता है आपका 3 to 6% इसका रेट होता है। मतलब अभी आपने देखा कि कोई चीज क्रीप कर रही है, अब वो धीरे धीरे चलने लगी। क्या करने लगी, धीरे धीरे चलने लगी। बच्चे का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, पहले वो कैसे अपने घुटनों के बल चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत धीरे धीरे। मतलब अगर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो बहुत उसको टाइम लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे चलने लगता है, मतलब अब बच्चा अपने पैर पे खड़ा होने लगा है, वो धीरे धीरे चलने लगेगा। स्पीड उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। मतलब क्या है, वॉक करना शुरू कर दिया है उसने, मतलब अब वो चलने लगा है। इसको आप अपनी स्पीड से मत काउंट करिएगा कि हम तो मैम इतनी स्पीड पे चले आते हैं, इतनी स्पीड पे चले जाते हैं, नहीं। थोड़े बच्चे के लेवल पे जाके सोचिए कि कैसे वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है। आप उस लेवल पे जाके सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इन्फ्लेशन बढ़ा है, क्रीपिंग से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कम है। इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का इन्फ्लेशन नहीं है। इसका जो परसेंटेज है आपका 3 to 6% है। ठीक है, तीसरा था आपका रनिंग। रनिंग इन्फ्लेशन अब क्या है, उस बच्चे ने पहले वो चल रहा था, क्रॉल कर रहा था, फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब उस बच्चे ने क्या है, धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं फिर कह रही हूँ, अब इसको आप पीटी उषा से मत कंपेयर करने लगिएगा कि मैम आपने रेट तो इतना लिखा है लेकिन स्पीड तो मैम दौड़ने की ज्यादा हो सकती, नहीं। पीटी उषा से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, एक बच्चे का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है, उसका एग्जाम्पल है। और इसका परसेंटेज हो जाता है ओवर 8%। क्या हो जाता है, ओवर 8%। मतलब अब
चिंता का विषय आ गया है आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्यूज मी। अब चिंता का विषय है आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब ये इन्फ्लेशन आपको परेशान करना शुरू कर देगा। मतलब इससे जो आपकी जनता है, जो आपके लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो आपके परेशान होने वाले हैं, आपकी गवर्नमेंट परेशान होने वाली है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और क्या कर रहा है, मतलब अब ये अपने क्या कहते हैं जिसको शाखाएं होती है ना, अब वो उसने बढ़ाना शुरू कर दिया है, चीजें एकदम हाई रेट पे जाना शुरू कर देंगी। मतलब फिर भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो 2 रुपए का सामान था वो अब 12 रुपए का मिल रहा है या 200 रुपए का मिल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। पर फिर भी ये क्या हो जाता है, ये एक अलार्मिंग रेट होता है। क्या होता है, ये एक अलार्मिंग रेट होता है कि अब अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आपका क्या आ जाएगा, एक रिसेशन का टर्म, मतलब एक रिसेशन का पॉइंट आ जाएगा। या फिर आपने अगर करंट अफेयर्स का पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि श्रीलंका में जो इन्फ्लेशन था वो ऐसे ही धीरे धीरे, मतलब रनिंग इन्फ्लेशन से बढ़ते बढ़ते, पहले उसका जो इन्फ्लेशन रेट था वो कुछ इसी के आसपास था, मतलब 10% था या 9% था, लेकिन उसको उस टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया। और अब क्या है, श्रीलंका एकदम बैंकरप्ट देश हो गया है। अब उसको क्या है, लोन लेने की जरूरत पड़ रही है, किससे, IMF से, वर्ल्ड बैंक से। अगर आपने थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि श्रीलंका का जो, जिसको कहते हैं ना क्राइसिस जो आई है श्रीलंका में, वो किस वजह से आई है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उनका अलार्मिंग रेट पे पहुंच गया था, लेकिन सरकार ने कोई ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। मतलब इन्फ्लेशन, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन जो कंट्रोल करने का तरीका होता है वो क्या कहते हैं, आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं और ये जो बैंकिंग की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, इससे आपका इन्फ्लेशन रेट काफ़ी कंट्रोल होता है। ये हम बैंकिंग के चैप्टर में जब जाएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं, अगर इन्फ्लेशन रेट आपका इस स्टेज पे, मतलब अलार्मिंग रेट पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आपके इस देश में क्राइसिस आना शुरू हो जाती है। मतलब ये क्या है, अब ये एक अलार्म दे रहा है कि सावधान हो जाओ, अब आपका जो दौर है वो बहुत बुरे समय से गुजरने वाला है अगर आपने स्थितियों को अंडर कंट्रोल नहीं किया। ठीक, फिर आता है आपका चौथा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको हम कहते हैं गैलपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हाइपर या फिर गैलपिंग इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया। गैलप करना मतलब आपको पता है, घोड़े को चलते हुए देखा है आपने, मतलब जब घोड़ा अपनी नॉर्मल चाल से भी चल रहा होगा तो भी वो एक इंसान की चाल से 2 गुना 3 गुना चलता है। मतलब जैसे वो कटक 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 करके जो आवाज आती है ना, मतलब वो चल रहा है लेकिन फिर भी वो हमारे आप से, उसकी क्षमताओं से ज्यादा है। मतलब अगर एक पॉइंट पे रेस शुरू की जाए घोड़े और हमारे बीच में, वो सिर्फ चलेगा ही तो भी उस पॉइंट तक पहुंच पाएगा, और हम सिर्फ चलेंगे तो भी हम हो सकता हो इस टेबल के पार पहुंच पाए या फिर कुछ और थोड़ी और दूर तक पहुंच पाए, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 स्टेप में ही उस टेबल के पार या फिर हो सकता है उस क्लासरूम के बाहर चला जाए। वो इतना जो ये जो स्पीड है जो चलने की, इसको आप क्या कहते हैं, गैलपिंग कहते हैं। मतलब इसको हॉर्स के जो टर्म्स होते हैं उसमें हम डिफाइन करते हैं कि गैलप करना मतलब ये घोड़े का चलना, इसको हम कहते हैं। हमारे और आपके चलने से बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी टांगे हैं उसकी, तो जाहिर सी बात है लंबी दूरी तक चल पाएगा। आपने भी कभी देखा होगा कि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आप भी उन कभी चढ़ाते होंगे कि भाई तेरी तो बड़ी टांगे, लंबी लंबी टांगों से कितना आगे चले गए तुम। ये जो टर्म्स होते हैं ना, यही आपका डिफाइन करते हैं गैलपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये हमेशा यूजुअली 2 डिजिट्स में होता है, कई कई बार 3 डिजिट्स में भी चला जाता है। एग्जाम्पल आपका श्रीलंका, मैंने अभी बताया था कि श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन रेट था वो आपके 2 से 3 डिजिट्स में चला गया था। मतलब जब आपकी अलार्मिंग रेट थी, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तब आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, ये बढ़ते बढ़ते मतलब 10% के ऊपर या फिर 2 या 3 डिजिट्स में चली जाती है। इसका
जो करंट रेट है, इसको जो सबसे ज़्यादा रेट माना जाता था वो आपका 300% तक आपका श्रीलंका में इन्फ्लेशन का रेट गया था। तब जाके उसमें एक मंदी आ गई थी, एक रिसेशन आ गया था। अब उसका एकदम क्या कहते हैं उसको, बैंकरप्ट हो गया था वो देश, उसको क्या कहते हैं लोन लेना पड़ा था। यही सब है। कहा भी जाता है कि पाकिस्तान में अभी जो क्राइसिस आई थी बीच में, वो यही क्राइसिस थी, हाइपर इन्फ्लेशन की क्राइसिस थी। मतलब एक 10 रुपए का मैगी का पैकेट हो सकता हो आपको पाकिस्तान में, एक एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है 300 रुपए का मिले। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ऑल टुगेदर 290 रुपीज का ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या दर्शाता है, आपका हाइपर इन्फ्लेशन दर्शाता है। इसमें मतलब स्थिति एकदम एक्सट्रीम चली गई है। अब बात गवर्नमेंट के बाद मतलब उससे दायरे से बाहर निकल गई है। अब कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, जनता आक्रामक हो जाती है। अभी आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि सरकार कैसे पलट गई, लोग कैसे घरों में घुस के सामान चोरी करके ले जाने लगे। इवन खाने पीने का सामान जब ये चोरी लोग करने लगते हैं, वो क्यों करने लगते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट ही इतना ज्यादा है कि वो अपनी नॉर्मल सैलरी से क्या कहते हैं ब्रेड का पैकेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है क्राइम रेट बढ़ जाता है, इसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन थैंकफुली अभी तक इंडिया में ऐसी कोई सिनेरियो नहीं आई है। हमारे इंडिया में हमेशा आपका वॉकिंग टू रनिंग इन्फ्लेशन का रेट ही देखा गया है, थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी, क्योंकि उन्होंने 1991 में ऐसी नीतियां बनाई थी जिसके तहत आपको याद होगा 2008 में मंदी आई थी, रिसेशन आया था, जिसके बाद चांसेस थे कि इंडिया में भी आपका इन्फ्लेशन रेट कुछ इस फिगर पे चला जाए। लेकिन उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई, ऐसा उन्होंने काम किया कि हमारा देश सुरक्षित है और आज तक सुरक्षित है। हमारा इन्फ्लेशन रेट कभी 3 से 6% मतलब अभी तक 8% से ज़्यादा नहीं गया है, थैंकफुली। हमेशा रेंज करता है आपका वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन में। तो आपका होमवर्क ये हो जाएगा कि आपको करेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन पता करना है कि इंडिया का करेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या रहा है विगत 4 वर्षों से। मतलब 4 वर्षों से मतलब क्वार्टरली क्या रेट रहा है, मैं आपको बता दूं। क्वार्टरली मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 वर्षों का रेट आपको पता करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका इंडिया का क्या स्टैंड है, वो रनिंग में जा रहा है या फिर वॉकिंग में जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए। ठीक, ये डायग्राम आप बना लीजिए अपनी कॉपीज में। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और गैलपिंग। क्रीपिंग 2 से 3%, वॉकिंग 3 to 6%, रनिंग 8% और गैलपिंग आपका +10 मतलब 10% से ज्यादा या फिर 2 या 3 डिजिट्स में जब आपका इन्फ्लेशन जाता है तो इसको क्या कहते हैं आप, हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन भी लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक, ये हमारा दूसरा सब टॉपिक है इन्फ्लेशन का, जिसको हम कहते हैं डिमांड पुल या फिर एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी आपके टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आता है, लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इन 2 टाइप्स को हम इन्फ्लेशन में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग तरीका इन्फ्लेशन है। ये आपके
अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि है आपका डिमांड और सप्लाई। जो मैंने आपको पहला कंसेप्ट बताया था ना, जो मोटा मोटा करके मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई में जब डिसइक्विलिब्रियम होता है तो क्या इन्फ्लेशन आता है, ये वही इन्फ्लेशन है कि आपका डिमांड ज़्यादा है या फिर सप्लाई कम है। ये उसी का एक सब पॉइंट है जिसको आप कहते हैं डिमांड पुल या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए समझना। ये है आपका, एक बार पढ़ देती हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द सप्लाई अवेलेबल एट एग्जिस्टिंग प्राइसेस और एक्सेस डिमांड पुल्स अप द प्राइसेस। ठीक है, ये एक डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है, एक मोटी मोटी डेफिनेशन जिसको आप एक समरी तौर पे कह सकते हैं। मतलब आपका काम क्या होगा, हमने आपके लिए एक समरी प्रिपेयर करके आपको दी है, आपका काम है बस इसको रिवाइज करना और PYQ सॉल्व करना। ठीक, अब इसमें लिखा है कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है, जब मैंने आपको एप्पल्स का एग्जांपल दिया था, आपको समझाया था कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्योंकि कम है, इसलिए जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा है। और जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो पावर किसके पास होती है, पावर जो सप्लाई कर रहा है, मतलब जो बेच रहा है उसके पास पावर होती है। अगर आप चाहें कि मतलब अगर वो चाहे तो वो 10 रुपए का सामान 50 रुपए में बेचे या फिर 5 रुपए में बेचे, ये उसके ऊपर है, लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम क्या है, नीड आपकी है, डिमांड आपकी है, बेच कौन रहा है, वो आपका शॉपकीपर। इसमें लिखा है एक्सेस डिमांड पुल्स अप द प्राइसेस, मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्राइसेस उसने क्या कर लिए हैं, पुल कर लिए हैं। मतलब एक जो ऐसे होता है ना पुल द डोर, उसने डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्राइसेस को उसने ऊपर खींच लिया है और ना चाहते हुए भी कस्टमर को यानी हमें और आपको उन प्राइसेस पे ही वो कमोडिटी खरीदनी पड़ेगी। याद करिए जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, ये उन्हीं एक्सेप्शंस का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशन मार्केट में आता है, स्पेशली डिमांड की वजह से, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई क्या है, एक्सीड द सप्लाई। मतलब जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा है, सप्लाई तो हो ही रही है, लेकिन उसने क्या है, सप्लाई को ही एक्सीड कर दिया है। मतलब जहां पे सप्लाई होती थी 100 यूनिट्स, अब डिमांड हो रही है 200 यूनिट, तो क्या हो रहा है, उसने 100 यूनिट्स की सप्लाई को एक्सीड कर दिया है और जाहिर सी बात है प्राइसेस ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिनके पास पैसा है, जिनके पास परचेजिंग पावर है, वो तो जाहिर सी बात है खरीद ही लेंगे। और अगर वो खरीद सकते हैं तो जो एक सेलर होता है उसके पास ये होता है कि चलो राइट तो मेरे पास है, मुझे पता है मैं डिमांड को कब ऊपर नीचे कर सकता हूँ, कब मैं प्राइसेस के साथ खेल सकता हूँ। तो ये जो प्राइसेस ऊपर बढ़ जाते हैं किस वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, इसी को आप कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाएगा तो आपको बिना कुछ मतलब आपको ऐसा कुछ रट्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा कि भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा है और प्राइसेस पुल अप हो गई हैं, मतलब प्राइसेस अपने आप राइज हो गई हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, किससे, सप्लाई से। सप्लाई आपकी, ये नहीं कह रही हूँ कि सप्लाई बंद हो रही है, सप्लाई जितनी कांस्टेंट जा रही थी एक दिन में उतनी ही जा रही है, लेकिन डिमांड
उस एक दिन में आपकी ज़्यादा होने लगी है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं दे दूँ कोविड का, किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सैनिटाइज़र लोग किलो के भाव में खरीदेंगे। मतलब 25 रुपए की, अब आप देखने जाइएगा तो 25 रुपए की इतनी बॉटल मिलती है, और जब बड़ी बॉटल आप खरीदेंगे तो कुछ नहीं तो आपकी शायद 75 या 100 रुपीज़ की रेंज में जाती है, जो 125 ml की आती है। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि वो 25 रुपए की बॉटल, मतलब हो सकता हो एक केमिस्ट की शॉप पे 100 पीसेज ही आते हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम था, लोग डरे हुए थे, सैनिटाइजर बार बार लगा रहे थे, कुछ भी छू रहे थे सैनिटाइजर लगा रहे थे, बाहर जा रहे थे, घर के अंदर आ रहे थे, हर किसी के पास सैनिटाइजर की बॉटल थी। उस टाइम पे क्या हुआ भाई, सप्लाई बढ़ गई, मतलब सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई, तो वही जो 25 रुपए की आपकी छोटू सी बॉटल आती थी वही आपकी मिलने लगी 75, 100 या फिर 100 से भी ज़्यादा मिलने लगी। तो क्या एग्जाम्पल था आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, क्योंकि उस टाइम पे वो सैनिटाइजेशन की डिमांड इतनी ज़्यादा थी, सैनिटाइजर की डिमांड ज़्यादा थी, मास्क की डिमांड ज़्यादा थी, तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस अपने आप ही ऊपर चले गए। जिनको खरीदना था उन्होंने खरीदा, जो नहीं खरीद पाए वो रह गए। क्या एग्जाम्पल है आपका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। चाहिए तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। कोविड-19 अगर मैं लिख दूं तो आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, या फिर मैं पूरा एग्जाम्पल लिख दूं? मुझे लगता है आपको याद रहना चाहिए, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कोविड-19 इसलिए दिया है क्योंकि अभी रेयर मतलब ताज़ा ताज़ा ही केस है, आपको याद रहना भी चाहिए, और आप रिवाइज तो करते ही होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है आपका कॉस्ट पुश दूसरा क्या है आपका, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सीधा सा मतलब इसका ये होता है, सीधा सा मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये होता है कि जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, राइज इन फैक्टर्स ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनमें जब प्राइसेस उसके बढ़ जाते हैं, मैं एफओपी लिख रही हूं, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझिएगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस में जब बढ़ोतरी आ जाती है या फिर इंक्रीज हो जाता है, तो तब जो आपके प्राइसेस अल्टीमेट प्रोडक्ट्स के इंक्रीज होते हैं, राइज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। मतलब ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो तब आता है जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से करी है तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके होते हैं कितने, लैंड, लेबर और कैपिटल, और एक होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम अभी नहीं लेके चल रहे हैं, फिलहाल हम लेके चलते हैं लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल अपने आप में ही पैसा है, मैंने आपको बताया था। लैंड और लेबर ये क्या है, आपके की फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब इसका प्राइस ही मान लीजिए बढ़ जाएगा, तो जो अल्टीमेट मतलब जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, आपके कमोडिटीज पे आएगा। मतलब मान लीजिए मैं एक चॉकलेट बना रही हूँ, जिसमें मान लीजिए एक सिल्क चॉकलेट बना रही हूँ। ठीक है, जो मेरी लैंड थी, ठीक है, मान लीजिए मैंने जहाँ पे यूनिट सेटअप करी थी उसका मैं किराया देती थी पर मंथ 20,000। ठीक है, और जो मैं वेजेस देती थी, मतलब वेजेस मतलब जो मैं
सैलरी देती थी वहां के एम्प्लॉयज को, वो मैं देती थी पर मंथ 10,000। ठीक है, तो मेरा टोटल खर्चा पर मंथ कितना था? 30,000। ठीक, अब क्या हुआ, अब इन्फ्लेशन आया। अब इसने क्या कहा कि जो रेंट मुझसे ले रहा है, जो भी मेरा लैंड ओनर होगा, वो जो रेंट है उसने रेंट बढ़ा के कर दिया, कितना? 30,000। और जो लेबर था उसने भी कहा कि मालिक मैं तो अब लूंगा 15,000 रुपए या 20,000 रुपए अब मेरी सैलरी जाएगी। तो कहाँ मैं पर मंथ 30,000 देती थी और अब मैं पर मंथ 45,000 मेरी जो जा रही है, जो एक्सपेंडिचर मेरा हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये जाहिर सी बात है मेरी ही पॉकेट से तो जाएगा। जो पेमेंट करना है वो मुझे करना है, मेरी ही पॉकेट से जब ये एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने प्राइसेस जब बढ़ा लेते हैं, मेरी इनकम से, मतलब मेरे पॉकेट से जो एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, इससे क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं बेचती थी सिल्क 100 रुपए में, जब मेरा जो एक्सपेंडिचर था 30,000 रुपए का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, पहले मैं बेचती थी सिल्क 100 रुपए में जब मेरा एक्सपेंडिचर रेट था पर मंथ 30,000। अब मेरा एक्सपेंडिचर रेट हो गया है 45,000, तो मैं अब सिल्क चॉकलेट के 100 रुपए में बेचूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरा खर्चा हुआ है तो मुझे भी तो कहीं से अर्न करना है ना। अब मैं भी तो अर्न करूंगी। अब मैं तो वो एनजीओ तो मैंने खोला नहीं है कि मैं फ्री में बांटूंगी, भाई मेरा खर्चा हो रहा है तो मैं भी तो बढ़ाऊंगी। तो अब मैंने सिल्क चॉकलेट जहां मैं 100 रुपए की बेचती थी, अब मैंने बेचनी शुरू कर दी 200 रुपए की। 200 रुपए की मैंने सिल्क चॉकलेट बेचनी शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है जो मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पे हुआ है उसको मैं रिकवर कहाँ से कर रही हूँ? सिल्क चॉकलेट खरीदने से। अभी जो सिल्क चॉकलेट का प्राइस बढ़ा है 100 रुपए से 200 रुपए, जो स्ट्रेट अप 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये जो प्राइस राइज हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं आप? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पुश करते हैं कि आपको अपने प्राइसेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। मतलब मैं नहीं चाह रही, मैं तो चाह ही रही हूँ कि 100 रुपए की है तो मैं 100 ही रुपए की बेचूं, लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इन्होंने मुझे क्या किया? पुश किया, मतलब ढकेला, जबरदस्ती करी कि मैं भाई 100 रुपए की चॉकलेट 200 रुपए में बेचूं। और ये जो इन्फ्लेशन है ये आपका कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, लिख लीजिए इसको। डेफिनेशन इसकी सिर्फ इतनी सी लिखिए, एग्जाम्पल ये पूरा लिखिए ताकि आपको एग्जाम्पल के साथ याद रहे ये कंसेप्ट, क्योंकि कई बार आपको समझ में नहीं आता है, आप भूल भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको ये कंसेप्ट याद रहे। प्लीज इसको नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं। भाई हमने तो बातें कर ली इन्फ्लेशन, लेकिन अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू मेजर क्या? इन्फ्लेशन। हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखिए इसके हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो डिटेल्स हैं ये आपके लेबर लॉज में जाती हैं। आपका लेबर लॉज शायद आपका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ा रही हूँ कि जब हम इन्फ्लेशन के मेजरमेंट की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बैंकिंग होती है, जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जो बैंक की, मतलब जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, उसकी मदद से और गवर्नमेंट की मदद से ये इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है और काफी हद तक कंट्रोल भी किया जाता है। कब? जब वो एक अलार्मिंग रेट पे पहुंच जाता है। मैं बता दूं कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात मानी जाती है, एक हेल्दी इकोनॉमी का एक फैक्टर होता है, कि मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट का जो पहिया है अगर वो घूमता रह रहा है, मतलब आपकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट नहीं है,
तो आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा। बस ये आपके ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है कि वो इसको मेजर कैसे करती है। मतलब अगर ज़्यादा जा रहा है, मतलब 10% से ऊपर जा रहा है, तो अब आप उसको मेजर करिए, कंट्रोल करिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर 2 से 3% है तो उसको एक हेल्दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप बताएंगे कि विगत 4 वर्षों में क्या इन्फ्लेशन रेट रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं अलग फैक्टर्स की, मतलब कुछ और फैक्टर्स जिनसे हम मेजर कर सकते हैं, वो आपके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है आपका WPI और एक होता है आपका CPI। WPI और CPI क्या होता है आपका? होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन 2 फैक्टर से या इन 2 चीजों से या टूल से आप क्या करते हैं? आप इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। इसमें आपसे मैं फिर कह रही हूँ, डिटेल में नहीं जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या आता है या इसके अंदर कौन से गुड्स आते हैं, ये चर्चा नहीं होगी। बस जो पूछा जाएगा वो मैं लिख देती हूँ। इसमें आपकी सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि ये जो सर्विस मैं दे रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये जो अदर सर्विसेज, मतलब जो हॉस्पिटल की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, आप जो हर डे बाय डे यूज करते हैं, ये जो सर्विसेज होती हैं, ये क्या होती हैं? आपकी सर्विसेज 2 तरीके की होती है ना, एक गुड्स होती है, एक सर्विसेज होती है। जब हम इन्फ्लेशन सिर्फ कमोडिटीज पे मेजर करते हैं, मतलब कमोडिटीज क्या? जो खाने पीने की वस्तुएं हैं या जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम पहचान कर सकते हैं, टैंजिबल जो चीजें होती हैं, वो आपकी होती हैं कमोडिटीज। जो इनटैंजिबल होती हैं वो आपकी सर्विसेज। आप महसूस जरूर कर सकते हो, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन क्या आप उसको छू सकते हो? नहीं। तो जो आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो होती हैं आपकी इनटैंजिबल सर्विसेज, जैसे कि आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज, ये होती हैं आपकी सर्विसेज। तो मैं जो बताना चाह रही हूँ कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो ये प्राइस इंडेक्स मेजरमेंट एक अथॉरिटी होती है ये सरकार की, इसमें सिर्फ गुड्स आती हैं, आपकी सर्विसेज नहीं आती हैं। ये बात याद रखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको बताएंगे कि गुड्स एंड मतलब WPI या CPI में से किस में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा WPI में सर्विसेज, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में आपकी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। और CPI की बात करें तो इसमें सर्विसेज आपकी इंक्लूड होती हैं। नाम से पता चला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो इन्फ्लेशन है ये एक कंज्यूमर के प्राइस से, मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करता है। मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मेरे लिए क्या ये जो 100 रुपए की चीज 200 रुपए हुई है, क्या ये इन्फ्लेशन है? ये उस तरीके की बातें करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल की बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है ना, जो एक मतलब अगर वो चॉकलेट ही डील कर रहा है तो वो एक चॉकलेट नहीं खरीदेगा, वो हो सकता है 100 यूनिट्स की चॉकलेट खरीदे। तो अगर वो 100 यूनिट्स की चॉकलेट खरीद रहा है तो क्या जो रेट बढ़ा है 100 रुपए से 200 रुपए, क्या ये उसको इम्पैक्ट करता है? तो ये उसका है। मतलब होलसेल, मतलब मैंने आपको बताया था कि होलसेल और रिटेल में डिफरेंस मैंने बताया था। होलसेल मतलब जब बल्क में बात करी जाए, और रिटेल या कंज्यूमर जब एक छोटे लेवल पे, यानी हमारे और आपके लेवल पे अगर बात करी जाए इन्फ्लेशन की, तो ये वो दर्शाता है। इसमें याद रखिएगा कि WPI में सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती हैं और CPI में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं CPI के भी 4 फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। मैं यहीं पे लिख देती हूं, CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है, CPI
पेन नहीं चलना। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर अर्बन एरियाज और CPI फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बताया कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कौन जानता है आपसे हो सकता हो इसके कंटेंट पूछ लिए जाए CPI के। तो मैंने आपको बताया कि CPI के 4 कंटेंट्स होते हैं। CPI फॉर AW मतलब एग्रीकल्चर वर्कर्स, मतलब ये जो आपके फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, ये इनके बारे में बात करता है। CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब जो आपके इंडस्ट्री में जो लेबर होते हैं, या फिर जो फोरमैन या फिर जो आदमी होते हैं, फिटर, मैकेनिक, ये सब जो होते हैं, ये आपके उसके बारे में बात करता है। CPI फॉर अर्बन एरियाज मतलब जो शहरी इलाके होते हैं, और CPI फॉर रूरल एरियाज मतलब जो ग्रामीण इलाके होते हैं। लेकिन अब देखिए, इसमें यह है कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंज्यूमर आपका किसान भी हो सकता है, कंज्यूमर आपका ग्रामीण क्षेत्र का भी हो सकता है, कंज्यूमर आपका अर्बन क्षेत्र का भी हो सकता है, और कंज्यूमर आपका एक इंडस्ट्रियल लेबर भी हो सकता है। तो मतलब क्या है कि ये मेजर करता है 4 डायमेंशंस को। क्या इन चारों लोगों के लिए जो 100 रुपए की चीज 200 रुपए हुई है, AW एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है, किसान, जो आपके किसान खेती करते हैं उनके बारे में बात है। तो बात ये है कि CPI मेजर करता है इन 4 डायमेंशंस के लोगों को कि जो प्राइसेस बढ़े हैं, क्या इन सभी के लिए प्राइसेस बढ़े हैं या फिर सिर्फ किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़े। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अर्बन क्षेत्र की महिला हूँ, तो मेरे लिए 100 रुपए की चीज 200 रुपए हुई है, तो हो सकता है मैं इतना अच्छा कमा रही हूँ, मैं तो कहूँ चलो कोई बात नहीं, मैं तो खरीद लूँ। लेकिन क्या ये जो एग्रीकल्चर इंसान है, मतलब एक किसान का जो बेटा है छोटा सा, वो क्या ये अफोर्ड कर पाएगा? वो कमाता ही अगर दिन के 500 रुपए है, इसकी बात करें या एक इंडस्ट्रियल लेबर की बात करें, दिन के 500 रुपए ही कमा पाता है, तो क्या वो 200 रुपए की चॉकलेट खरीदेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तब उसके लिए क्या है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो ये जो महंगाई की डेफिनेशन होती है ना, कि हम किसके पर्सपेक्टिव से महंगाई मेजर करते हैं, तो ये CPI 4 कंपोनेंट्स की बात करता है। आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन एरिया वाले लोग और रूरल एरिया वाले लोग। ठीक है, आपके लिए अब होमवर्क होने वाला है। आपको इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था कि विगत 4 वर्षों का आप इन्फ्लेशन रेट मेजर करके लिखेंगे अपनी कॉपीज में, और क्लास के साथ भी शेयर करेंगे। दो आपका जो दूसरा होमवर्क होने वाला है, वो होने वाला है कि इम्पैक्ट क्या होता है, किसका, इन्फ्लेशन का। किसका? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि किस पे, 4 डायमेंशंस पे अगर आप लिखना चाहें तो 4 डायमेंशंस पे लिख लीजिए। देखिए आपके ऊपर है। वैसे तो हम इसको डायमेंशन वाइज पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर, मार्केट के ऊपर। अगर आप डायमेंशन वाइज लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लायर जो है कम देता है, या जो भी, मतलब आपके ऊपर है कि आप इसको डायमेंशन वाइज लिखना चाहते हैं तो आप डायमेंशन वाइज लिखिए। सीधे सीधे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो सीधे सीधे पॉइंट्स लिखिए। मेरी राय रही होगी कि आप इसको डायमेंशन वाइज लिखिए ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आप इसको लिख के लाएंगे, आपको 3 पॉइंट्स मतलब 3 डायमेंशन मिले कोई बात नहीं, 4 मिले कोई बात नहीं, 5 मिले अच्छी बात है, लेकिन आपको अपना होमवर्क करना है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तभी आपको चीजें और खुद से समझ में आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। हमने आज की क्लास शुरू करी थी आपकी यहाँ से शुरू करी थी। ये टॉपिक्स थे, जो लेट आए थे उनके लिए मैं बता दूं, हमने टॉपिक्स यहाँ तक कवर कर लिए थे। डिमांड, इलास्टिसिटी, यूटिलिटी और इंडिफरेंस। जो इस क्लास में नहीं आया था वो अपने लेक्चर से, रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने क्लास शुरू करी थी इन्फ्लेशन से, जो कि आज का टॉपिक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये हाई प्राइसेस से कैसे डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बता दिया, रनिंग, गैलपिंग, वॉकिंग और हाइपर इन्फ्लेशन, और डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ये आपका बचा है। मैंने आपको कॉजेज में बता दिया था, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, ये 2 बेसिक कॉजेज होते हैं। यही आपके कॉजेज में आएगा।
आपके लिए होमवर्क दिया है मैंने ये, आप इसको करके लाएंगे और इन्फ्लेशन का रेट भी पता करेंगे, किसने, 4 वर्षों का। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर से करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई है। बाकी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।